Hello everyone. So today we will start a new chapter that is dissolution of a partnership firm. इस चैप्टर के बाद पार्टनरशिप हमारी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होगा. तो अब तक हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा? हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़े. आफ्टर दैट हमने पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, जिसमें हमने गुडविल का कंसेप्ट, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट समझा. उसके बाद हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पर क्या एंट्रीज की जाती है एंड देन हमने पढ़ा रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के वक्त हम कैसे ट्रीट करते हैं. और आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने की. देखो, दो चीज़ें होती है. एक तो होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है या कोई रिटायर होता है या फिर कोई एग्रीमेंट में चेंजेस होता है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आ जाना, तब पार्टनरशिप डिसॉल्व मानी जाती है. बट फर्म डिसॉल्व नहीं होती है उस केस में. बिजनेस चलता रहता है बट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? जब फर्म अपना बिजनेस करना बंद कर देती है और अपनी सारी एसेट्स बेच देती है, सारी लाइबिलिटीज़ पे कर देती है, जो पार्टनर को कैपिटल देनी होती है, प्रॉफिट होता है, वो पे कर देती है, तो इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मतलब अब बिजनेस खत्म हो गया है. जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो फर्म कंटिन्यू भी रह सकती है और नहीं भी रह सकती है. बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है तब पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है. जब फर्म ही नहीं रही तो पार्टनरशिप कैसे होगी, है ना? क्या क्या केसेस हो सकते हैं डिसॉल्व होने के? वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपर्जन, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इन केस अगर पार्टनरशिप एक लिमिटेड टाइम पीरियड की थी. नाउ वी विल रीड किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है. तो इसके लिए दो मेथड है. फर्स्ट इज़ कि जब कोर्ट का कोई इंटरवेंशन ना हो. सेकेंड, जब कोर्ट इंटरवेंशन करे, कोर्ट दखल करे. तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में भी फर्दर टाइप्स है, जैसे बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. सभी पार्टनर्स ने मिलकर डिसीजन लिया कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए. सो एज पर सेक्शन 40 म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है. सेकेंड इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन. ये सेक्शन 41 के अंडर आता है. तो किन किन केसेस में पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा? When all but one partner of the firm becomes insolvent. यहाँ पे कहा है कि अगर आपके बिजनेस में सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर सभी हो जाते हैं, एक को छोड़कर, एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में देखो, जब एक ही पार्टनर ऐसा है जो सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट मतलब जो अपने कर्जे, अपने लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर सकता. अगर एक ही पार्टनर है जो सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं सॉल्वेंट है, एक ही पार्टनर, तो पार्टनरशिप कैसे हुई? क्योंकि पार्टनरशिप के लिए तो मिनिमम कितने परसेंट चाहिए होते हैं? 2. तो जब सभी या फिर सभी बस एक को छोड़कर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपको कंपल्सरली पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. सेकेंड इज व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल. जब जो फर्म का बिजनेस है वो अनलॉफुल हो जाता है. थर्ड इज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. कोई इवेंट हो जाता है, इवेंट मतलब कुछ ऐसा हो जाना जिस वजह से डिसॉल्व करना पड़े. ये सेक्शन 42 में आता है. अ फर्म में बी डिसॉल्व ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट लाइक ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड. देखो, अगर दो ही पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप खत्म हो गई ना. फोर्थ इज बाय नोटिस. अंडर सेक्शन 43 अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, यानी कि वो कितने टाइम पीरियड की पार्टनरशिप है, तो कोई भी पार्टनर नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. एंड देयर आर सम सेक्शंस अंडर विच बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट द फर्म इज टू बी डिसॉल्व्ड. व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड. अगर कोई पार्टनर का माइंड स्टेबल नहीं है तब कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है. सेकेंड इज व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फाइलिंग अ सूट. यानी कि जो पार्टनर केस कर रहा है उस पार्टनर के अदर देन हैज़ बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर. कोई पार्टनर अगर कैपेबल नहीं रहता अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में, तब फर्म डिसॉल्व की जा सकती है बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट.
when a partner, again other than the partner filing a suit, is guilty of misconduct that may harm the partnership. अगर किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया है तभी पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है व्हेन अ पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग ए सूट विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी जो कंटिन्यूसली बार बार और जो आपकी एग्रीमेंट है पार्टनरशिप की उसको ब्रेक किया जा रहा है, तब भी बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है. और व्हेन अ पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज़ ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, जब सारा इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो ऐसे केस में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व की जाती है. व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैनॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, जब फर्म को फिक्स हो जाता है कोर्ट को कि ये बिज़नेस सिर्फ लॉस ही अकर करेगा, तो ऐसे केस में भी कोर्ट जो है बिज़नेस को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है. When the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reason, या कोई और रीज़न लगता है कोर्ट को कि इस फर्म को बंद करना ही सही है, तब भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है. सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. मेन डिफरेंस तो यही है कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस बंद हो जाता है, बिज़नेस कंटिन्यू रहता है. बट जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो बिज़नेस बंद कर दिया जाता है. जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि डिसोल्यूशन फर्म भी हो, बट जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही जाता है. ऐसे ही कॉमन से डिफरेंसेस है, ये आपको खुद से रीड करने हैं. अब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन. जब फर्म डिसॉल्व होती है तो किस तरीके से बिजनेस में सारे अकाउंट्स को, फर्म में जितने भी अकाउंट्स हैं उनको सेटल किया जाएगा. सेक्शन 48 को फॉलो किया जाता है फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन. सबसे पहले जितने भी बिजनेस के लॉसेस हैं, चाहे कैपिटल की डेफिशिएंसी है, वो प्रॉफिट में से पे की जाएगी. अगर बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है या बिजनेस में कुछ प्रॉफिट है तो सबसे पहले सारे लॉसेस प्रॉफिट से पे किए जाते हैं. जब प्रॉफिट नहीं बचता उसके बाद बारी आती है कैपिटल की, यानी पहले ही प्रॉफिट से पे करना है. अगर प्रॉफिट नहीं है या पूरा नहीं हो रहा फिर पार्टनर्स की कैपिटल का यूज़ किया जाएगा सारे लॉसेस को पे करने में. और इवन अगर पार्टनर की कैपिटल भी पूरी नहीं होती है तो पार्टनर से मनी मंगवाया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये तो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें ये कहा गया कि अगर प्रॉफिट पूरा नहीं होता है तो कैपिटल का यूज़ करेंगे, और इवन पार्टनर से कैपिटल को भी मंगवाया जा सकता है. किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. सेकेंड इज अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेट पे किए जाएंगे. आउट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट लोन्स एडवांस्ड बाय पार्टनर, जो लोन पार्टनर से लिया गया वो पे किया जाएगा. एंड देयर आफ्टर द बैलेंसेज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विल बी रिटर्न. उसके बाद पार्टनर की कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट रह जाता है तो इट विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म डेब्ट का मतलब है जो फर्म के डेब्ट है, जो डेब्ट्स फर्म ने पे करने. और प्राइवेट डेब्ट का मतलब है प्राइवेट पर्सन जो पार्टनर है उसके अपने पर्सनल जो डेब्ट है. तो इनकी पेमेंट किस अकॉर्डिंग की जाएगी? फॉर दैट यू हैव टू फॉलो सेक्शन 49. फर्म डेब्ट का क्या मतलब है? डेब्ट्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स आर कॉल्ड फर्म डेब्ट. प्राइवेट डेब्ट्स, डेब्ट्स विच अ पार्टनर ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, यानी उसकी जो अपने पर्सनल कैपेसिटी वाले जितने भी डेब्ट्स हैं आर कॉल्ड प्राइवेट डेब्ट्स. सो फर्स्ट इज अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म. अगर फर्म की एसेट को सेल किया है और उससे जो पैसा मिला है तो सबसे पहले उस पैसे से फर्स्ट यूज टू पे ऑफ फर्म डेब्ट, एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. तो फर्म की एसेट को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे सबसे पहले तो फर्म के डेब्ट पे किए जाएंगे, और अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. एंड सेकेंड इज अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एस्टेट ऑफ द पार्टनर
विल बी यूज्ड फर्स्ट टू पे द प्राइवेट डेब्ट ऑफ द पार्टनर्स। और जो पार्टनर की प्राइवेट संपत्ति, प्राइवेट एसेट को सेल करके जो अमाउंट मिलेगा, पहले तो उसका यूज प्राइवेट डेब्ट को पूरा करने में किया जाएगा। एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल इट विल बी यूज्ड इन पेइंग ऑफ फर्म्स डेब्ट। अगर मान लो कि फर्म के डेब्ट पूरे नहीं हो पा रहे, पर्सनली प्राइवेट से पैसा मंगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस केस में सबसे पहले तो प्राइवेट के एसेट्स को बेचेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे पहले पार्टनर के जो पर्सनल डेब्ट थे वो पे करेंगे, फिर जो पैसा बच जाएगा वो फर्म के डेब्ट पूरे करने में लगाया जाएगा, इफ एनी। ओके, इफ एनी। हियर difference between firm's debt and private debts are given on the basis of various things, so you have to read this on your own. Now let's read the accounting procedure on dissolution of firm. जब भी फर्म डिसॉल्व की जाएगी तो 4 अकाउंट बनाए जाएंगे एंड ये चारों अकाउंट इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में बनाए जाएंगे। फर्स्ट अकाउंट का नेम है रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे जब आपको याद होगा, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता था तब हम बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट्स की या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंजेस होते थे वो रिकॉर्ड करते थे। बट बिकॉज अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं हो रहा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, जो एक नॉमिनल अकाउंट ही है। आज हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर बारी आती है पार्टनर के लोन अकाउंट की। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, तब पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाएगा। अगर कोई पार्टनर का लोन नहीं है उस केस में ये अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। थर्ड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। एंड फोर्थ वन इज कैश और बैंक अकाउंट। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, अगर बैलेंस शीट मैच कर गई तो मतलब क्वेश्चन करेक्ट है। तो इस केस में अगर कैश और बैंक अकाउंट मैच कर गया तो अप्रॉक्सीमेट चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो ये चारों अकाउंट बनाए जाएंगे। चारों अकाउंट हम सीखेंगे कैसे बनाए जाएंगे। सबसे मेन अकाउंट जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट, ये 1-2 दिन में हम सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से ही। रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में जानते हैं। A realization account is open for disposing of all the assets of the firm and making payment to all the liabilities. देखो, रियलाइजेशन अकाउंट को खोलने का मेन मुद्दा होता है बैलेंस शीट को ख़त्म करना। आपको पता है बैलेंस शीट क्या होती है? आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब तक आपके बिजनेस में बैलेंस शीट है मतलब आपका बिजनेस वर्किंग में है, तो सबसे पहला काम होता है पूरी बैलेंस शीट को खाली कर देना। खाली कैसे करेंगे? एसेट्स जो हैं उनको बेचने के लिए तैयार कर देना, लाइबिलिटीज़ जो हैं उन्हें पेमेंट करने के लिए तैयार कर देना, और जो कैपिटल है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, जिससे जो भी इनकी पेमेंट करनी हुई तो पेमेंट कर देंगे, लॉसेस हुए तो हो सकता है कि हमें पैसा पार्टनर से मंगवाना भी पड़े। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको सभी एसेट्स को क्लोज करना होगा एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश और बैंक को छोड़कर। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक के लिए तो कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे, ये बैलेंस वहां पर ट्रांसफर होगा, और जो उसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं सब ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस अभी अच्छे से पढ़ेंगे हम क्या क्या होती है। और हमेशा आप बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे, क्योंकि याद रखना है बैलेंस शीट खाली करने की बात हो रही है। ऐसे नहीं कि अब आज के टाइम में कितनी वैल्यू ना, जितने की बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उसी वैल्यू से ट्रांसफर करेंगे। बिकॉज एसेट्स खत्म हो रही है तो एसेट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। जो भी एसेट है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हाटएवर इट इज, यहाँ मेंशन हो जाएगा। और ये सब रियलाइजेशन में जा रहा है और एसेट जा रही है, अभी बेची नहीं है, ध्यान से सुनना। अभी एसेट को बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है, बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं। जब बेचेंगे तब पैसा आएगा, अभी पैसा नहीं आ रहा, तो इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद बेचने का प्रोसेस होगा। ये जो अकाउंटिंग प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे ध्यान से सुनना है और लर्न भी कर लेना है। जिन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है ओनली उन्हीं एसेट्स को आप ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा कि जो डेबिट एसेट साइड में
P&L के लॉसेस भी पड़े होते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जैसी चीज़ें भी होती है, और ये सब फिक्टिशियस एसेट्स होती है ना, और इनसे कुछ प्रॉफिट नहीं होता बल्कि तो इकट्ठा हुए लॉसेज होते हैं। तो इसलिए ये सब आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। तो कहाँ जाएगा ये, जैसे कि हम एडमिशन और डेथ में भी करते थे, डेथ ऑफ अ पार्टनर में सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि ये लॉसेज हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एसेट्स आर, अगर किसी एसेट के लिए प्रोविजन बनाया हुआ है तो जैसे ही एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है ना, वैसे ही वो प्रोविजन भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है कि तुम्हें ग्रोस डेटर को ट्रांसफर करना है। जैसे कई बार लिखा होता है डेटर 50,000, 4,000 रुपीज प्रोविजन, और अब बैलेंस शीट में दिखाए होते हैं 46,000, बट जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हम डेटर को 50,000 ही ट्रांसफर करेंगे और 4,000 का अलग से प्रोविजन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो जैसे डेटर को ग्रोस वैल्यू पे और प्रोविजन को जो उसकी प्रोविजन की वैल्यू थी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़े, पहला ये कि कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ रहे हैं ना। सेकंड थिंग हमने ये पढ़ी कि जो एक अक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, यानी कि फिक्टिशियस एसेट होती है, सीधा पार्टनर की कैपिटल में जाती है कुछ इस तरीके से। थर्ड हमने ये पढ़ा कि ग्रोस वैल्यू पर ट्रांसफर की जाती है चीजें, और साथ ही साथ जितने भी किसी एसेट से रिलेटेड प्रोविजन है वो भी ट्रांसफर किए जाते हैं। जर्नल एंट्री हम देख सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, अभी एक बात, दो बातें और ध्यान रखनी है। देखो, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दोनों सिर्फ तभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है अगर मशीनरी एसेट है कोई, या अगर इन्वेस्टमेंट कोई एसेट है। कई बार ऐसा होता है कि मशीनरी हम बेच चुके होते हैं, ओल्ड हो चुकी होती है, बट ये रिजर्व अभी ऐसे एज इट इज पड़ा होता है। तो ऐसे केस में जब कोई बैलेंस शीट में मशीनरी ही नहीं है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन को ट्रांसफर क्यों करें रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर ये जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सेम केस इन्वेस्टमेंट के साथ है। जो जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, ये तो समझ आया कि कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया जाएगा एंड एसेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। ये सारे पॉइंट्स आपको राइट कर लेने नोट्स में। देखो, ये जो स्टार्टिंग के 2-3 डेज की है ना, ये सब पॉइंट याद रखने वाले, और उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। चलो अब लाइबिलिटीज सीखते। लाइबिलिटीज का क्या करेंगे, लाइबिलिटीज खत्म हो रही है तो डेबिट करेंगे और 2 में रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी को ट्रांसफर की जाएंगी सिर्फ उन्हीं लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। जैसे कि पार्टनर का अगर लोन अकाउंट है वो लाइबिलिटी नहीं मानी जाती, उसके लिए तो हमने सेकंड नंबर पे पार्टनर लोन अकाउंट बनाना ही है, तो वो नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है तब जरूर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तब जरूर हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सारी लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर देंगे। अगेन, अभी बेची नहीं है, अभी पे नहीं की, लाइबिलिटीज को हमने पे नहीं किया है, अभी सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, यानी कि बैलेंस शीट को खाली करने का काम चल रहा है अभी तो। पार्टनर्स लोन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे एंड अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व पड़े होते हैं ना, लाइबिलिटी साइड रिजर्व पड़े होते हैं, तो ये सब कहा जाएगा, जैसे कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस पार्टनर की कैपिटल में जाते हैं, वैसे ये जनरल रिजर्व वगैरह भी सब कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इस चैप्टर में भी हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ने वाले हैं। देखो, जितना भी रिजर्व है, अगर कोई क्लेम नहीं है तो सारा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है इन देयर ओवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कुछ कंपनसेशन है तो जितने का क्लेम है वो तो रियलाइजेशन में चला जाएगा। अब ये नहीं लिखना टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट प्रोविजन फॉर वट एवर इट इज, वो नहीं लिखना, सीधा टू रियलाइजेशन आएगा और जितना बच गया वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अगर बराबर ही हो जाता है तो ठीक है, इक्वल ही हो जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट है फोर्थ केस, अगर आपका जो कंपनसेशन है वो कम रह जाता है क्लेम से, फिर क्या करोगे, तो आप जितना भी आपके पास रिजर्व है आप तो उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर तो उतना कर देंगे और बाद में पेमेंट करने की बारी आएगी तो पूरा पे कर देंगे। लेट्स सी वन इलस्ट्रेशन अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रीटमेंट। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन 1.5 लाख है बैलेंस शीट में और कोई लायबिलिटी नहीं है,
तो पूरा का पूरा 1.5 लाख पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नो इशू। अगर 1,50,000 का रिजर्व है और 90,000 रुपये का क्लेम है तो 90,000 रुपीज़ का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो तो रियलाइजेशन में जाएगा, और बचे हुए 60,000 2:1 में किस में चले जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट इज, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1.5 लाख है और 1.5 लाख का ही क्लेम है तो नो इशू, 1.5 लाख है, 1.5 लाख का ट्रांसफ़र हो जाएगा पूरा का पूरा रियलाइजेशन में। अब इसमें देखो वर्कमैन कंपनसेशन 1.5 लाख का है बट लाइबिलिटी 2 लाख की है, तो 1.5 लाख रिजर्व में ट्रांसफर होगा और 2 लाख की क्या कर दी जाएगी, पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, पेमेंट हर केस में करना है, मैं चाहे पहला था चाहे दूसरा, चाहे पहले केस में तो नहीं होगा क्योंकि कोई क्लेम नहीं था। सेकंड केस में देखो यहाँ पे 90,000 रुपये का क्लेम था, तो जो यहाँ एंट्री में 90,000 रुपये पे कर देंगे, जब पेमेंट कर देते हैं ना तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू बैंक। ठीक है, और इसी तरीके से थर्ड केस में भी और फोर्थ केस में भी। फोर्थ केस में देखो रिजर्व तो 1.5 लाख था, वो तो ट्रांसफर कर दिया, बट क्लेम 2 लाख का था तो यहाँ पर 2 लाख रुपए हमने पे कर दिया। ठीक है, बस फिफ्थ केस में क्या है कि कोई क्लेम, कोई वर्कमैन रिजर्व ही नहीं है, रिजर्व 0 है, सीधा 40,000 रुपये क्लेम है तो सीधा 40,000 पे कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एज अ होमवर्क यू हैव टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट। अगर इस वीडियो में मतलब कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कंसेप्ट में, डू मैसेज मी। थैंक यू।